समझिएगा। तरंग की तीव्रता मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तरंग की तीव्रता, ऐसे आप लोग ये वर्ड जो है बार बार सुनते रहते होंगे। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वो तीव्रता को ही इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक, तीव्रता। आपको इस वर्ड जो है बाबू, जनरल वर्ड है तीव्रता, वर्ड जो है ये वर्ड आप इस्तेमाल करते रहते हैं अपने डेली लाइफ में भी, है ना। कहते हैं कि बड़ा तीव्र है, इधर से लाइट जो है ना बड़ा तीव्र लाइट आ रहा है। समझे बात। जैसे मान लीजिए हम कहें यदि भूमध्य रेखा के सामने सूर्य जो है बाबू एकदम लंबवत रूप से चमकता है। सूर्य जो है सालों भर कहिए कि वहां पर जो है लाइट का जो इंटेंसिटी होता है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है सालों भर बहुत अधिक होती है। और यही कारण है कि वहां के लोग जो हैं ठीक एकदम अलकतरा टाइप के लोग मिलते हैं हमेशा। ठीक है, जितना आप कहिए, जितना आप डीप में चले जाइए, ब्लैक डीप, है ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ये बाबू किसके कारण होता है, ज्यादा सनलाइट जो है इंटेंस पड़ता है, तीव्र पड़ता है। और हमारे यहाँ ध्रुव पे चले जाइएगा, मान लीजिए पोलर रीजन्स में, ध्रुवीय क्षेत्रों में जाइएगा, वहां पे प्रकाश जो है तिरछा आपतित होता है ना। तिरछा आपतित होने के कारण वहां पर जो है बाबू तीव्रता बहुत कम होता है, तीव्रता बहुत कम। अब इसका अंतर समझ गए होंगे। इसी कारण से जो ठंडे प्रदेशों में जो है लोग गोरे गोरे पाए जाते हैं, और यहाँ पे ज्यादा तीव्र जो जहां प्रकाश पड़ता है वहां पे जो है काले रंग के लोग मिलते हैं ज्यादा। समझे बात, काले एकदम ब्लैक टाइप का मिलते हैं लोग, है ना। अलकतरा से मिला के देखिएगा, मैच करेगा तो मैच कर जाएगा पूरी तरह से। ठीक, तो बाबू इसका मीनिंग समझ में आएगा, दिमाग में एक पिक्चर बना होगा। तीव्र प्रकाश का मतलब और मंद प्रकाश का मतलब। ठीक है, तीव्रता जहां पे ज्यादा होगी प्रकाश की तीव्रता, इसका मतलब वहां पर एनर्जी जो है ज्यादा इंसिडेंट हो रहा है, ज्यादा उस पर आपतित हो रहा है। ठीक है, ज्यादा ऊर्जा है वहां पर, ऊर्जा होने के कारण ही वो करिया गया है। अलकतरा टाइप का जो बोले करिया गया, वो किस कारण से बाबू, ज्यादा उसमें इंटेंसिटी में, ज्यादा इंटेंसिटी करने का मतलब ज्यादा एनर्जी है। हाँ, आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज फंस रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तीव्रता की जहां कहीं भी बात हो रही है, इसका मतलब उसका संबंध होता है उस वेव का, उस तरंग का, चाहे वो प्रकाश तरंग हो या ध्वनि तरंग हो, उसका मतलब होता है उसकी ऊर्जा के साथ। ठीक है, तो तीव्रता को ऐसे परिभाषित तो किया जाता है कि किसी इकाई क्षेत्रफल पर इकाई सेकंड में कितना एनर्जी आपतित हो रहा है, कितनी ऊर्जा आपतित हो रही है। आपतित होने वाली ऊर्जा को इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पर आपको जितनी ऊर्जा आपतित होती है किसी तरंग की, तरंग क्या है बाबू, मैंने आपको पहले ही से बता रहा हूं, ऑलरेडी बताते आ रहा हूं मैं शुरू से ही कि तरंग एनर्जी है। तरंग जस्ट लाइक क्या है बाबू, एनर्जी है। तो कहा जा रहा है कि इकाई समय, ठीक है, इकाई समय में किसी इकाई क्षेत्रफल पर कितनी ऊर्जा आपतित हो रही है, हम लोग इसको बोलते हैं तरंग की तीव्रता। अब बताइए, खुद बताइए कि भूमध्य रेखा पर मैंने आपको भी बताया कि वहां पर रहने वाले जो भी देश है, कंट्री है, युगांडा हो, रवांडा हो, बुरुंडी हो, केन्या हो, सब देखे होंगे, मैच भी देखते रहते हैं, क्रिकेट मैच, तो अलकतरा टाइप का लोग मिलता होगा आपको। ठीक, समझे बात। तो वहां पर जो है बाबू सन का जो रेडिएशन है, विकिरण जो है, वो उसका जो ऊर्जा कहिए इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपतित होता है। तो क्यों नहीं, उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, और उसी प्रभाव के कारण तो सब इतने काले लोग होते हैं। अच्छा, आप ध्रुवीय प्रदेशों में चले जाइएगा, ठंडे प्रदेशों में, चाहे हमारे देश में अपनी कंट्री का ही ले लीजिए, इंडिया में चले जाइएगा, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में लोग सब गोरे गोरे होते हैं। ठीक है, तो उसका जो अक्षांश होता है वहां का, जम्मू कश्मीर का जो अक्षांश है वो अलग है। ठीक है, ऊपर में है, लगभग चला जाता है शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, इसी वजह से वहां पर आपको देखे होंगे काश्मीरी सब गोरा गोरा होता है। ठीक है, कोई काश्मीरी काला नहीं मिलेगा आपको, यदि काला मिला तो समझिए दाल जरूर कुछ काला है। समझे बात, लगभग मतलब ये क्लाइमेट का असर है या सन का रेडिएशन का ही असर होता है, जिस वजह से उत्तर में जो है एकदम नॉर्थ में चले जाइएगा कश्मीर क्षेत्र में, तो वहां लोग गोरे गोरे मिलते हैं आपको। और वही चले जाइए आप साउथ में, तो साउथ इसका मतलब जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला वगैरह जो क्षेत्र आप देखते हैं, ये भूमध्य रेखा से एकदम क्लोज है। भूमध्य रेखा पर आपको अभी बताया कि सन का जो इंटेंसिटी होता है, सनलाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा नहीं, 8 डिग्री पर आपको तमिलनाडु वगैरह का जो है 8 डिग्री अक्षांश पर है, तो 0 डिग्री से ज्यादा थोड़े है।
जीरो डिग्री से ज्यादा दूरी पर थोड़े है, इसी वजह से साउथ के लोग आपको काले काले दिखते होंगे, काले काले मिलते हैं, समझे बात। लेकिन नॉर्थ में आप चले जाइए गोरे गोरे, हम लोग सब तरह के वैरायटी है, इसमें काला भी मिलता है, गोरा भी मिलता है ना, सांवला भी मिलता है, सब तरह का वैरायटी है, सब तरह के हम लोग अनाज का भी उत्पादन कर लेते हैं क्लाइमेट के अनुसार, ठीक है। गेहूं भी उपजा लेते हैं, चावल भी उपजा लेते हैं। उधर जाइएगा आप साउथ में जाइएगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है चावल ही उपजता है। गेहूं का सोचिएगा कि हमको आटा उसका रोटी बना हुआ मिल जाए खाने के लिए बड़ा मुश्किल है, समझे बात। आपको मिलता भी कोई बिहारी वारी मिलेगा आपको लिट्टी चोखा खिलाने वाला, समझे बात। लेकिन वहां पे चावल का ही जो बनता है, इडली डोसा जो भी बने सब चावल का ही आइटम बनाता है। रोटी को बनाएगा तो चावल का बनाएगा, समझे बात, क्योंकि चावल का ही उत्पादन होता है, गेहूं उधर नहीं होता है, समझे बात। इसीलिए और हम लोग तरफ तो सब होता है, तो सब तरह का मजा ले लेते हैं हम लोग। रोटियों खा लेते हैं, दिन में चावलों खा लेते हैं, ठीक है, रोटी चावल दोनों मिक्स करके खा लेते हैं। तो ये जो है बाबू, जहां भी कल्चर, खान पान, पहनावा ओढ़ावा सब देखिएगा, जो कुछ भी देखिएगा, ये सब समझिए कि ये फिजिक्स से ही इसका रिलेशन है। ज्योग्राफी भी जो है वो भी फिजिक्स से ही चलता है, जितना भी कल्चर है वो भी फिजिक्स से डिसाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत आपको मैंने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की तीव्रता या तरंग की तीव्रता की बात हो रही है। तीव्रता का मतलब दिमाग में आपका पिक्चर बन गया होगा, तो परिभाषा आप लिखिए। परिभाषा एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, प्रकाश या किसी तरंग की जितनी ऊर्जा आपतित होती है उसे उस तरंग की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है? तो लिखिए परिभाषा पर, लिखिए। इकाई समय में, परिभाषा लिखिए, इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पर किसी तरंग की जितनी ऊर्जा आपतित होती है, जितनी ऊर्जा आपतित होती है उसे उस तरंग की तीव्रता कहते हैं। उस तरंग की तीव्रता कहते हैं। उसे उस तरंग की तीव्रता कहते हैं। उसे उस तरंग की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है बाबू? उसे उस तरंग की तीव्रता कहते हैं। हाँ, एक चीज और सुनिए। तरंग की तीव्रता की बात जब की जा रही है बाबू, तो इसका संबंध थोड़ा सा देख लीजिए आयाम के साथ। ये चीज आएगा आपको आगे, मैं जब बताऊंगा, व्यतिकरण शुरू करूंगा तो उसमें आपको यूज होगा इस चीज का। तरंग की जो तीव्रता है बाबू, उसका संबंध होता है आयाम के साथ। आयाम के वर्ग के जो है समानुपाती होता है। मतलब जिस तरंग का आयाम जितना ही ज्यादा होगा उसके लिए तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। समझो बात? अब जैसे मान लीजिए मैंने कल आपको समझाया था आयाम, एगो तरंग में माध्यम का जो कण है ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है। मैंने आपको समझाया था, कंपन कर रहे हैं हम, ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, ठीक है, एकदम धीरे धीरे सुस्ता है जैसा एकदम कंपन कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर जो है बाबू, तरंग की जो तीव्रता की यदि हम बात करेंगे, यहां पर तीव्रता की यदि हम बात करेंगे तो कम होगा, क्योंकि हमारा आयाम ही कम है। लेकिन एकदम पूरा झोर के एकदम, कल हम झूल कर ऐसे दिखाए थे आपको, ऐसे ऐसे पूरा अगरा के हम झूल रहे हैं, अगरा रहे हैं पूरा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगरा के झूल, देखते हैं बचपन के जो बचपन होता है सब खूब अगरा अगरा के खूब जिसे झूलता है, तो वो जो इस तरह से जो कंपन यदि हो रहा है बाबू, जिसमें ज्यादा विस्थापन हो रहा है, वहां पर आयाम भी ज्यादा होगा। मैंने कल आपको समझाया था ये चीज। यदि हम धीरे धीरे इस तरह से यदि हम कंपन करें तो हमारा आयाम कम, और पूरा अगरा के करें यदि हम तो हमारा आयाम ज्यादा। विस्थापन जितना ही ज्यादा होगा माध्यम के कण का कंपन के दौरान, उतना ही आयाम ज्यादा होगा, और उस समय तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि तीव्रता जो होता है बाबू, तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तरंग की जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती, समझे बात? इसका मतलब जितना ही ज्यादा जो है आयाम के साथ कंपन करेगा, उस तरंग की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। तो नीचे लिख लीजिए एक लाइन पैराग्राफ करके, इसको याद रखिएगा, इसका यूज होगा। जस्ट नीचे लिखिए पैराग्राफ करके, तरंग की तीव्रता, और तीव्रता को बाबू हम लोग जनरल, इसका पहला अक्षर क्या है? आई। आई से हम लोग डिनोट करते हैं। तरंग की तीव्रता ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आई। तरंग की तीव्रता ब्रैकेट में लिखिए आई। तरंग की तीव्रता आई, कमा दीजिए,
तरंग के आयाम, तरंग की तीव्रता, पैराग्राफ में लिखवा रहे हैं आपको, तरंग की तीव्रता ब्रैकेट में लिख दीजिए आई, ब्रैकेट में आई कॉमा दीजिए, उसी में लिखवा रहे हैं, अलग से पैराग्राफ करके लिखिए जस्ट नीचे से, उसमें तरंग की तीव्रता ब्रैकेट में लिखो आई कॉमा दीजिए, उसके आयाम, उसके आयाम, आयाम की ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ए मतलब एम्पलीट्यूड होता है बाबू, इंग्लिश में उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कल बताए थे आपको, पहला अक्षर लेकर ए, आयाम के वर्ग, आयाम के वर्ग के तरंग की तीव्रता ब्रैकेट में आई लिखो, तरंग की तीव्रता ब्रैकेट में लिखो आई कॉमा दीजिए, उसके आयाम, आयाम के ब्रैकेट में लिखो ए के वर्ग, आयाम ए के वर्ग के समानुपाती होता है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, आई देयरफॉर, नीचे लिखिएगा आई समानुपाती ए स्क्वायर, नोट कीजिए इसको, आई समानुपाती ए स्क्वायर, इसके समानु आयाम के वर्ग के समानुपाती, यहां नीचे जस्ट लिखिएगा देयरफॉर आई समानुपाती ए स्क्वायर, आई समानुपाती ए स्क्वायर, आई समानुपाती ए स्क्वायर। क्लियर है? मतलब हम इसका यूज करेंगे आगे चलकर कि तीव्रता जो होता है बाबू आयाम के वर्ग के, मतलब आयाम जितना ही ज्यादा होगा उतना ही प्रकाश की किसी तरंग की भी तीव्रता जो है उतनी ही ज्यादा होगी, चाहे वो प्रकाश तरंग हो चाहे ध्वनि तरंग हो, कोई भी तरंग हो, उसकी तीव्रता जो है बाबू आयाम के वर्ग के समानुपाती, जितना ज्यादा आयाम होगा उतना ही आपको तीव्रता भी होगा, उसी अनुपात में तीव्रता भी आपको बढ़ेगा, क्योंकि उसके समानुपाती होता है। हो गया बाबू, इतना समझ गया? बोलिए, हो गया? मिटाएं, लिखिए तरंग की, नेक्स्ट तरंग की कला, तरंग की कला, इसको समझते हैं बाबू, ठीक है? ये सब आपको पढ़ना था 11th क्लास में, लेकिन वो चैप्टर नहीं हुआ था आप लोग का। तरंग की कला, फेज ऑफ वेव, तरंग की कला, फेज ऑफ वेव, तरंग की कला। चलो बाबू सुनिए, हमने आपको परिभाषा बताया था तरंग की आवृत्ति का, फेज है बाबू, WAVE है, वेव, वेव मतलब तरंग होता है, वेव लिखा हुआ है, फेज ऑफ वेव, तरंग की कला। समझिए, सुनिए, आपको हमने आवृत्ति और हमने तरंगदैर्घ्य की जो परिभाषा बताया था, आवर्तकाल की परिभाषा बताया था, उसको थोड़ा सा माइंड में रिकॉल कीजिए। उसको आवर्तकाल क्या बताया गया था बाबू? आपको कहा गया था कि एक कंपन या एक दोलन या एक चक्र भी बोला जाता है। हमने कहा था आपको आवर्तकाल की परिभाषा में कहा था, ठीक है, एक कंपन या दोलन या चक्र पूरा होने तक, एक कंपन या दोलन या चक्र पूरा होने तक जितना समय लगता है उसी समय को बोलते हैं बाबू आवर्तकाल। एक कंपन या एक दोलन या एक चक्र पूरा होने में, खुद सोचिए बाबू, एक कंपन, एक दोलन या एक चक्र की यदि हम बात करें, ठीक है, डायग्राम से भी आपको समझाया गया था पिछले क्लास में। बताइए, हम लोग एक दोलन या एक कंपन एक चक्र की बात करें तो इसको हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 360 डिग्री यदि एंगल पूरा हो जाए, ठीक है, मूवमेंट का 360 डिग्री एंगल पूरा हो जाएगा, चलकर इस चीज को यूज होगा। फिर फर्स्ट बुक का जो चैप्टर होगा प्रत्यावर्ती धारा बाबू, लास्ट चैप्टर से सेकंड लास्ट जो चैप्टर होगा आपको प्रत्यावर्ती धारा, वहां पर भी यूज होगा आपको ये कला, ठीक है, कला यूज होगा, फेज यूज होगा। वहां पर हम लोग देखेंगे जब जनित्र जो है बाबू उसका जो शाफ्ट जब घूमता है ये 360 डिग्री एंगल पूरा करता है तो हम लोग कहते हैं कि एक चक्र पूरा हो, ठीक है। ठीक उसी तरह की बात यहां पर भी कुछ है। तो एक कंपन या एक दोलन एक चक्र की जब हम बात करते हैं इसका मतलब 360 डिग्री एंगल पूरा किया, बोलो बाबू।
लेकिन मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि नहीं, अभी जो है माध्यम का जो कण है, याद कीजिए इसको डायग्राम से हम समझाए थे। यदि मान लीजिए ये आपका माध्यम का कण है, माध्यम का कण है, तो एक बार पहले इधर गया, एक चक्र का मतलब क्या हुआ वो, या एक कंपन का मतलब क्या हुआ आपको बताया गया था। एक बार इधर गया, तो एक बार इधर गया बाबू, तो यहां तक गया, इसका मतलब है ये जीरो, यहां से जीरो से शुरू करके कहां तक गया, 90 तक गया। ठीक है, फिर लौट कर आया इधर से, कल मैंने बताया था आपको, फिर यहां इधर इधर आया, तो इसका मतलब फिर इधर 90 फिर पूरा हुआ इसका 180, फिर इधर गया तो फिर यहां पर 270, और फिर यहां से लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर गया बाबू, तो हम इसको बोलते हैं 360 पूरा कर लिया। क्लियर है, 360 हम कहते हैं कि पूरा एक चक्र हो गया। लेकिन आप खुद सोचिए, यदि मान लीजिए कौन बस अभी यहां तक गया है, इस पोजीशन में यदि हम बात करें, ठीक, इस पोजीशन में यदि हम बात करें, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर जो है इसका जो चक्र जो पूरा हुआ है, 1/4 चक्र पूरा हुआ है। ठीक है, हम पूरा एक चक्र जब मारता है तो हम कहते हैं कि आवर्तकाल पूरा कर ले, एक इसका एक आवर्तकाल हो गया, मतलब एक चक्र पूरा करने जो समय लगा उस टाइम को बोलते हैं कि हमारा ये आवर्तकाल है। लेकिन मात्र यहां से यहां तक गया, ये माध्यम का कण बस यहां तक गया, तो आपसे पूछा जाए कि कितना आवर्तकाल के बराबर होगा, क्या बोलिएगा, 1/4 आवर्तकाल? नहीं, बताया जाए 1/4 आवर्तकाल, समझे बात। तो 1/4 आवर्तकाल के बराबर हुआ 90। यदि मान लीजिए घूम के यहां तक आ गया 180 तक, तो तब क्या बोले, कितना आवर्तकाल, वो 1/2 आवर्तकाल। अच्छा, जब यहां से यहां तक पूरा किया, 270 तक पूरा किया, तब बाबू तब कितना आवर्तकाल बोलिए, बारे इसमें भी 1/2 होगा, यहां तक चला जाएगा तो 270 तक चला जाएगा बाबू, तो क्या कहेंगे हम लोग उसको, कितना आवर्तकाल बोलिए, 1/3 3/4 आवर्तकाल है ना। आवर्तकाल को टी लिख रहे हैं हम लोग, ये समझिए टी है, 3/4t, ठीक है, 1/2t 3/4t। और जब यहां से बाबू फिर जब यहां पहुंच जाएगा जहां शुरुआत किया था, तब क्या कहिएगा, 4/4t, मतलब 1t, कट के ही हो जाएगा 1t, 4 कटाइएगा तो 1t, नहीं, एक आवर्तकाल पूरा हो गया। तो कहा जाए बाबू कि कोई तरंग मान के चलिए जिसमें माध्यम का कण बस जो है हाफ टी किया है, तो हाफ टी का संबंध कितना एंगल से, कितना कोण होगा, जल्दी बताइए, कितना कोण होगा हाफ टी का, मतलब थीटा बराबर, कोई पूछे यहां पर कितना बोलिएगा, 180 डिग्री। कोई बोलेगा 1/4t का मतलब क्या हुआ, 1/4t का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। 3/4t का मतलब कोई पूछेगा कितना डिग्री, बोलो 270 डिग्री। और 1t का मतलब कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो बाबू एक्चुअली होता क्या है कि आपको मैंने बताया है, तरंग संचरण के दौरान माध्यम का जो कण होता है वो विस्थापित होता है, सिर्फ अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे जो विस्थापित हो रहा है। ठीक, तो माध्यम के जो कण का जो विस्थापन है, हम लोग उस विस्थापन को इस कला के पदों में दिखाते हैं। ये कला क्या है, एक कोण है, एंगल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा दिखा रहे हैं कि माध्यम का कण 90 डिग्री तक विस्थापित हुआ है, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं इसको, तरंग का हम आगे समीकरण के रूप में दिखाएंगे इसको, आई वाई इक्वल टू, वाई क्या है आपको, तरंग का विस्थापन है, ये विस्थापन, इसके तरंग के विस्थापन, इसके लिए हम लोग दिखाते हैं विस्थापन का समीकरण। देखिए वाई इक्वल टू हम लिख रहे हैं बाबू ए साइन, यदि 90 तक हुआ है तो साइन 90 डिग्री, क्लियर है, साइन 90 डिग्री। यदि मान लीजिए वाई इक्वल टू ए साइन हम लिख रहे हैं 180 डिग्री, इसका मतलब कंपन जो है आधा पूरा हो गया, आधा चक्र पूरा हो गया, तब 180 लिखे हैं, समझे बात। तो ये बताइए कि हम लोग चक्र की जब बात कर रहे हैं बाबू, तो कुछ याद आ रहा है, घूर्णन गति में आपको बताया गया था थीटा से रिलेशन ओमेगा का, कोणीय वेग का, तो ओमेगा याद कीजिए, कोणीय वेग पढ़ाया गया था बाबू, कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है फॉर्मूला बोलिए तो, थीटा अपॉन टी, याद होगा आपको, घूर्णन गति का ये चैप्टर था 11th क्लास, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ओमेगा इंटू टी, नहीं, ओमेगा इंटू टी। तो हम लोग इसी चीज को, थीटा को जो है बाबू, यहां पर जो थीटा है, एंगल है, वह वास्तव में थीटा है,
तो हम लोग इसी को लिखते हैं y इक्वल टू a साइन थीटा के बदले ओमेगा t लिख देते हैं। क्लियर है? तो क्या है जस्ट लाइक, इसी को बोलते हैं कला। ये जो आप देख रहे हैं, आप ये देखिए, चाहिए देखिए, क्या है आपको वो, ये आपको कला है, इसी को बोलते हैं कला, तरंग की कला, है ना। कला मतलब कोई आर्ट वगैरह मत समझिएगा, यहाँ पर कला का मतलब संबंध है कोण से। कितना माध्यम का कोण जो है ना, कितना कंपन पूरा किया, आधा कंपन यदि पूरा किया तो हम 180 डिग्री लिखेंगे, उसका कला 180 डिग्री है। जब पूरा कंपन पूरा किया तो हम कहेंगे 360 डिग्री उसकी कला है। और जब 1/4 आवर्तकाल पूरा किया ये, तब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री उसकी कला है। समझे बात? तो कला बता रहा है माध्यम का जो कोण है बाबू, उसकी स्थिति को बताता है, जस्ट लाइक उसकी दूरी को बताता है, या उसके आवर्तकाल समय को बताता है। ये भी कर सकते हैं हम लोग, आवर्तकाल के टर्म में भी दिखा सकते हैं हम इसको, ठीक है। आवर्तकाल या उसके समय को बताता है, या उसकी दूरी को बताता है, कितना दूरी वो तय किया, ठीक है। तो हम लोग यदि ऐसे चक्कर मार रहा है, यहां तक गया बाबू, ठीक है, तो हम कहेंगे कि क्या ये 1/4 ये कवर कर लिया। उसके बाद जब इधर घूम गया तो कहते हैं कि आधा पूरा कर लिया। फिर इधर एक बार ऐसे गया तो कहते हैं कि आपको 3/4 हुआ, और जब यहां से फिर यहां पूरा हो तो कहते हैं पूरा कर लिया, ठीक है, कंप्लीट का एक कंपन पूरा हो गया। तो कला क्या है बाबू? कला एक कोण है, कला एक एंगल है जो किसी दिए गए बिंदु के लिए जो है, किसी बिंदु के सापेक्ष, है ना, उसकी दूरी या समय को बतलाता है, ठीक है। तो लिखिए, आप परिभाषा लिखिए, तरंग की कला, परिभाषा लिखिए, तरंग की कला, तरंग की कला एक कोण होता है, एक कोण होता है, एक कोण होता है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से माध्यम के कोण, माध्यम के कोण, माध्यम के कोण या किसी बिंदु, माध्यम के कोण या किसी बिंदु, बिंदु की स्थिति, की स्थिति ज्ञात होती है, ज्ञात होती है, ज्ञात होती है। क्लियर बाबू? ज्ञात होती है। अब लिखिएगा तरंग का समीकरण, नेक्स्ट, तरंग का समीकरण। तो शाम में फिर क्लास आज होगा बाबू, आज थोड़ा सा तो पूछताछ करने लगे, उसमें टाइम चला गया था। शाम में फिर आप क्लास आज कनेक्ट होइए। शाम में आज पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को 5:30 बजे, 5:30 बजे कनेक्ट होइएगा आप लोग शाम के टाइम में, ठीक है। आज शाम में कनेक्ट होइएगा। आज थोड़ा लॉस हुआ है बाबू, हमको खुद लग रहा है कि हम आप लोग से पूछताछ करने में थोड़ा टाइम चला गया, इसलिए 5:30 बजे शाम में कनेक्ट होइए, ठीक। तरंग का समीकरण बता देते हैं, यही वाला समीकरण है, देखिए, लिखिए इसमें क्या क्या है, देखो तो बाबू समीकरण यही है आपका, देखिए इसमें ध्यान दीजिए। ये क्या है? विस्थापन है, ठीक, माध्यम के कण का विस्थापन है। और इस विस्थापन को हम लोग किसके पदों में लिखे हैं? ये आयाम है, आयाम को हम ए से दिखाए थे, और ये कला है बाबू, ठीक। और हईसन फोटैया जो देखते हैं बाबू, आप बताइए, कल आपको बताए थे ना कि जैसी तरंग बोला जाता है तो तुरंत दिमाग में ये पिक्चर बनता है, ये वाला फटाक से पिक्चर बनता है, बोलो बनता है पिक्चर बाबू। जैसी तरंग बोलते थे ये पिक्चर, तरंग, ये कहते हैं ये तरंग है, तरंग है, तरंग नहीं है। मैंने कल आपको बताया था कि माध्यम के कण का विस्थापन दिखाया जाता है, ये तरंग नहीं होता, माध्यम के कण का विस्थापन हो जाता है। वो ये माध्यम के कण का ये विस्थापन है, देखिए यहाँ पर y, जो समीकरण लिखा गया है y इक्वल टू, हम फ्रेश लिख दे रहे हैं इसको, y इक्वल जो लिखा गया है यहाँ पर फ्रेश, देखिए यहाँ पर ध्यान से, y इक्वल टू लिखा गया है a sin ओमेगा t, या इसी को थीटा लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहां पर बाबू ये y क्या है? माध्यम के कण का विस्थापन है, माध्यम के कण का विस्थापन है, ठीक। अच्छा, ये क्या है बाबू? आयाम है, ये क्या है? आयाम। और ये क्या पता चल गया आपको? ये आपको कला है, ठीक। तो देखिए
समीकरण का मतलब ये होता है, ये 11th क्लास में आपको हम बताते, ये समीकरण सब बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं कि तरंग का जो तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कण का विस्थापन, उसकी आयाम, ठीक, एवं कला के बीच जो संबंध वाला समीकरण होता है बाबू, उसको बोलते हैं तरंग का समीकरण। इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं हम लोग। अब ये बताइए कि ये जो दिखाया गया है फोटो, मैथमेटिक्स में कितने लोग ग्राफ बनाए हैं इस टाइप का? मैथ में ये ग्राफ कितने लोग बनाए हैं? त्रिगोनोमिति में कितने लोग बनाए हैं? बनाए ग्राफ ये किसका ग्राफ था बाबू? साइन का ग्राफ बनाते थे, साइन थीटा का, बोलो, बनाते थे साइन का ग्राफ। इसीलिए ये समीकरण जो देख रहे हैं बाबू, इसको साइन के पदों में दिखाया जाता है, क्योंकि साइन ग्राफ होता है, इसको कोसाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा करके। तो ये साइन ग्राफ आप लोगों ने बनाया है मैथमेटिक्स में। ये क्यों ऐसा, ये समीकरण यही क्यों होता है, साइन का टर्म यही क्यों होता है? इसका ग्राफ जब बनाए थे आप, तो साइन थीटा का ही ग्राफ है, ये मैथमेटिक्स में आप बना चुके हैं, ठीक है? तो लिख लीजिए आप तरंग का समीकरण, लिखिए। जब तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कण का विस्थापन, तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कण का विस्थापन, अब विस्थापन के बैठ लिख दीजिएगा y, विस्थापन को इन जनरल y से दिखाते हैं। माध्यम के कण का विस्थापन, कमा दीजिए, तरंग आयाम के ब्रैकेट में a, तरंग के आयाम ब्रैकेट में दीजिए a, एवं तरंग की कला के साथ संबंध, तरंग की कला के साथ संबंध प्रदर्शित करने वाला समीकरण तरंग का समीकरण कहलाता है। तरंग का समीकरण कहलाता है जो तरंग का समीकरण कहलाता है जो निम्नलिखित है, ठीक है? इसको उतार लीजिए, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है? अलग से भी लिख सकते हैं, जहां y क्या है, a क्या है, ओमेगा t से बता दिए आपको हम, दिखाइए y इक्वल टू a sin ओमेगा t। हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे बाबू, जब हम लोग समीकरण देखेंगे इसका विस्थापन का, इसके साथ समीकरण, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है बाबू? बोलिए, यहां तक किसी को डाउट है? आज का क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो